नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज हाई अलर्ट में दिखाएंगे पूर्वांचल के एक ऐसे माफिया की कहानी जिसके नाम से लोग कभी दहशत खाते थे, वो अब यूपी आने से भी खौफ खा रहा है। बताएंगे कानपुर पुलिस की एक और कहानी जो लापरवाहियों से इस कदर भरी है कि लोगों को मौत बांट रही है। साथ ही बताएंगे मेरठ के कलयुगी बेटे की दहशत जदा कर देने वाली वारदात भी। आप बस देखते रहिए हाई अलर्ट। मुट्ठी में मुख्तार। जी हां, पूर्वांचल का बाहुबली मुख्तार अंसारी इन दिनों पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और उसे यूपी लाने की कवायद की जा रही है। लेकिन मुख्तार घबराया हुआ है, उसे डर लग रहा है। डर है कि कहीं उसका एनकाउंटर ना कर दिया जाए या फिर उसने यूपी में अपने दहशत के दम पर जो अपराध का साम्राज्य बनाया है उससे कानून का फंदा उसके गले में पड़ सकता है। मुख्तार बेशक पैतरे खेल रहा है और सियासत का भी सहारा ले रहा है, लेकिन वो बच नहीं पाएगा। उस पर कानून की तलवार भी लटक रही है। पूर्वांचल में दहशत का एक ऐसा नाम जिससे कभी लोग भयभीत होते थे, डरते थे केवल नाम से। दहशत के दम पर मुख्तार ने पूर्वांचल में अपनी शख्सियत ऐसी बनाई थी कि सरकार हो या फिर गैर सरकारी, हर कहीं उसकी तूती बोलती थी। लेकिन सत्ता बदली, सरकार बदली और इसी के साथ बदल गए मुख्तार के दिन भी। जिसके नाम से ही कभी लोग डर जाया करते थे, वही मुख्तार अब यूपी आने से डर रहा है। पूर्वांचल का माफिया और बसपा का बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी इस वक्त पंजाब जेल में बंद है और मुख्तार ने कानून की पेचीदगियों को अपने पैंतरों से उलझा दिया है, जिसकी वजह से पंजाब और यूपी के बीच मुख्तार को लेकर सियासी जंग भी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ सियासत को उलझाकर मुख्तार पंजाब की जेल की सलाखों के पीछे भी सुकून की सांस ले रहा है। लेकिन यूपी सरकार उसे किसी भी सूरत में प्रदेश की सरजमीं पर लाना चाहती है। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारें आमने सामने हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार इलाहाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे जिन मुकदमों की सुनवाई के लिए मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल से निकालकर यूपी लाना चाहती है, वो कौन से मुकदमे हैं, उन मुकदमों में मुख्तार पर क्या आरोप है और अगर फैसला बाहुबली के खिलाफ आता है तो उसे कितनी सजा हो सकती है, इन सब बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से आगे बताते हैं। अब सवाल है कि आखिर पंजाब सरकार की मेहरबानियों पर पल रहा मुख्तार अंसारी यूपी क्यों नहीं आना चाहता? क्या उसे कानून के सख्त शिकंजे से डर लग रहा है या फिर वो प्रदेश सरकार की माफियाओं के खिलाफ अपनाई जा रही नीतियों से खौफ खा रहा है? दरअसल मुख्तार अंसारी पर कुल 10 मामले प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के 4 मुकदमे हैं, 3 गाजीपुर जिले में जबकि 1 मऊ में दर्ज है। हत्या, जानलेवा हमला करने के भी केस हैं। मऊ के एक मामले में हो सकती है मुख्तार को फांसी। एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ 10 केस दर्ज हैं। एक मामला वाराणसी का है जिसमें मुख्तार वादी है। फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस लेने का भी केस उस पर दर्ज है। माफिया मुख्तार अंसारी को सबसे ज्यादा डर जिस मामले में सजा होने और सलाखों के पीछे जाने का है, वो है मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में दर्ज डबल मर्डर का केस, जिसका ट्रायल चल रहा है और खुद मुख्तार भी समझ रहा है कि इस डबल मर्डर मामले में उसे उम्र कैद से लेकर फांसी तक हो सकती है। मुख्तार के खिलाफ है डबल मर्डर का चार्ज। 2009 में बड़े ठेकेदार अजय प्रकाश की हत्या का आरोप। हत्या में AK-47 से सरेआम मारी गई थी गोलियां। वारदात के चश्मदीद मुनीम राम सिंह मौर्य का भी कत्ल। आरटीओ के पास राम सिंह और उसके गनर की हत्या।
ट्रायल आखिरी दौर में कुछ ही दिनों में आ सकता है फैसला। हत्या का एक और मुकदमा वाराणसी जिले का है। ये मामला कांग्रेस के नेता अजय राय के भाई की हत्या से जुड़ा है। इस मामले में चेतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। इस केस में इस वक्त गवाही चल रही है। कांग्रेस नेता अजय राय इस मामले में वादी और गवाह दोनों हैं। इस मामले में भी तेजी से सुनवाई हो रही है। कानून के जानकार भी मान रहे हैं कि जिस तेजी से मुख्तार के खिलाफ दर्ज मुकदमों की पैरवी हो रही है और उनके ट्रायल चल रहे हैं, उससे कई मामलों में मुख्तार को सजा होना तय है। मुख्तार अंसारी जो कि पंजाब जेल में निरुद्ध है, उनके खिलाफ यहाँ इलाहाबाद की विशेष जज एमपी एमएलए कोर्ट में 10 मुकदमे पेंडिंग हैं, जिसमें से 4 मुकदमे जो कि गैंगस्टर के हैं, 3 मुकदमे जिसमें से जो मर्डर केस हैं और एक अटेम्प्ट टू मर्डर है। साथ ही साथ में 420, 467, 468 का भी एक मुकदमा है जो कि फर्जी लाइसेंस उनका बनवाने का है, और उसमें साथ में आर्सेनिक का भी एक मुकदमा है। इसके अलावा जान से मारने की धमकी का भी जेल से एक मुकदमा है। तो ये सभी मुकदमे इलाहाबाद में पेंडिंग है, जिसमें से एक मर्डर केस जो है जिसमें 3 बार बहस हो चुकी है। बकिया मुकदमे इसमें जो है एविडेंस पे कई मुकदमे हैं, 2 मुकदमे चार्ज पर हैं। मुकदमे की जो मामलात होते हैं, जैसे कि मुकदमे में चार्ज बनना है या मुकदमे में जजमेंट होना है या मुकदमे में सारी गवाही क्लोज होने के वक्त 313 बनना है, तो उस वक्त एक्यूज का अदालत में जो है व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। मऊ के दक्षिण टोला में डबल मर्डर का केस, वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय के भाई का कत्ल, आजमगढ़ तरवा थाने में हत्या और साजिश का केस, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में हत्या की कोशिश और साजिश का केस, गाजीपुर में फर्जी तरह से शस्त्र लाइसेंस लेने का मामला, वाराणसी के भेलूपुर में दहशतगर्दी के लिए धमकाने का मामला, गाजीपुर कोतवाली में गैंगस्टर का पहला मामला, गाजीपुर के करंडा थाने में गैंगस्टर का दूसरा मामला, गाजीपुर की मोहम्मदाबाद कोतवाली में गैंगस्टर का तीसरा मामला और मऊ के दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर का चौथा मामला। इन सब के अलावा इलाहाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार का एक और मामला विचाराधीन है। हालांकि इस मुकदमे में मुख्तार आरोपी नहीं बल्कि वादी है, जिसमें मुख्तार ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली में माफिया ब्रजेश सिंह के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज कराया था। यूपी सरकार की दिलचस्पी मुख्तार के उन्हीं 10 मुकदमों में है जो उसके खिलाफ चल रहे हैं। मंशा इन मामलों में मजबूत पैरवी कर मुख्तार को सजा दिलाने की है। वहीं दूसरी ओर कुछ एक मामलों में बाहुबली को सजा दिलाकर उसके सियासी करियर को भी खत्म करने का है। अब ये है कि अभियोजन तन मन धन से लगा हुआ है। एज सुन एज वो केस को डिस्पोजल कराना चाहता है, अभियोजन की तरफ से कोई भी कोताही व लापरवाही बढ़ती नहीं जा रही है। हाँ, जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर उनकी आवश्यकता होना ही चाहिए। उसमें अभियुक्त का होना तो मस्ट है। चार्ज के समय है, गवाही के समय है, निर्णय के समय यदि अभियुक्त जेल में निरुद्ध है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज इन संगीन मामलों में से कई अंतिम ट्रायल पर हैं, जिनमें करीब करीब मुख्तार अंसारी को सजा होना तय है। इन मामलों में सजा भी उम्र कैद से लेकर फांसी तक की हो सकती है। यही वजह है कि माफिया मुख्तार अंसारी ने पैंतरा खेला है और वो पंजाब की रोपण जेल में पहुंच गया, जिसके बाद से उसे यूपी लाने की कवायद जारी है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ इलाहाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में जो मामले पेंडिंग हैं, उसमें उसे आजीवन कारावास यानी उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। डबल मर्डर के एक मामले में तो ट्रायल अब आखिरी दौर में है और कभी भी फैसले का ऐलान हो सकता है। खुद मुख्तार अंसारी को कुछ एक मामलों में सजा होने का एहसास भी है। यही वजह है कि वो कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाते हुए पंजाब की जेल में आराम फरमा रहा है और सजा से बचने की जुगत में है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। देश का कानून कहता है कि किसी भी अपराध के आरोपी को जब तक दोषी नहीं मान लिया जाता तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन कानपुर पुलिस की लापरवाही से एक रेप आरोपी न कोर्ट पहुंचा न सुनवाई हुई, उससे पहले ही उसने कस्टडी में जान गंवा दी। रेप आरोपी की मौत कानपुर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है। बहते आंसू और सिसकते लोग चीख चीख कर सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल है कि अपराध की सजा कौन देगा? कानून देगा, भीड़ देगी या फिर खुद पुलिस?
क्योंकि जिस बेटे को पुलिस ने रेप के आरोप में गिरफ्तार किया था, उसकी पुलिस की लापरवाही से जेल में मौत हो चुकी है। रेप आरोपी की मौत की वजह बनी पुलिस। आरोपी की मौत से कटघरे में कानपुर पुलिस। बलात्कार जैसे घिनौने मामले में कार्रवाई के बावजूद भी कानपुर पुलिस सवालों के कटघरे में। इसके पीछे भी कुछ और नहीं बल्कि उसकी लापरवाही है। दरअसल ये रोते बिलखते लोग उस शख्स के परिवार के हैं जिस पर कल तक एक लड़की से रेप के आरोप थे और अब पुलिस की लापरवाही से उसकी मौत हो चुकी है। रेप आरोपी की भीड़ ने जमकर की थी पिटाई। मेडिकल में लापरवाही होने पर आरोपी की गई जान। मामला सचेंडी थाना क्षेत्र का। यहां के रहने वाले सुबोध वाजपेयी पर बीते शनिवार को इलाके की बीए में पढ़ने वाली छात्रा ने रेप करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। सुबोध पर आरोप था कि जब छात्रा घर वापस लौट रही थी तब रास्ते में शराब के नशे में धुत सुबोध ने उसे दबोच लिया और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया। सुबोध के जाने के बाद जब छात्रा ने घर जाकर पूरी कहानी बताई तो इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने सुबोध की तलाश की और उसे जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों की पिटाई से सुबोध बेदम हो चुका था। आरोप है कि बावजूद इसके पुलिस ने उसका मेडिकल कराना भी ठीक नहीं समझा और उसे कोरोना काल में बनी अस्थायी जेल में डाल दिया। यहाँ उसकी हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। दिलीपुर के पालों ने अपनी वहाँ की लड़की की छेड़छाड़ को लगा के और इसको बहुत मार के हमारे ससुर के दरवाजे में, मतलब सुबोध वाजपेयी के दरवाजे में छोड़ गए। हम लोग वहाँ लेके थाने आए। इसके बाद वहाँ से शिफ्ट किया गया मेडिकल के लिए कल्याणपुर। वहाँ पे जाके जब मेडिकल होना था उसी समय कोई वो कह रहे थे कि हम विधायक जी के पीए हैं, पाल कोई थे, उनका पूरा नाम मुझे नहीं मालूम है, पाल। उन्होंने डॉक्टर से कुछ वहाँ पे बात किया तो सारी, जबकि बहुत ज़्यादा इनके चोटें थी और सीधे हॉस्पिटल ले जाना लायक था, लेकिन डॉक्टर साहब ने सारी रिपोर्टें सिंपल बना के और यहाँ पे चौबेपुर में जो क्वारंटीन जेल है वहाँ पे भेज दिया और वो आज सुबह मृत्यु हो गई उसकी। यहाँ पे कोई उसका इलाज नहीं हुआ। वहीं सुबोध पर लगाए गए रेप के आरोपों पर सुबोध की पत्नी के बयान से भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस लड़की ने सुबोध पर रेप के आरोप लगाए हैं उसे सुबोध ने खेत में उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। सुबोध गांव में इस बात को बता न दे, इसीलिए लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस पर रेप करने का आरोप लगाते हुए शोर मचा दिया, जिसके बाद गाँव के लोगों ने सुबोध की जमकर पिटाई कर दी। सर पानी लगावे गिरा खेत में, हमसे बोले पानी लगावा जाए, खेत सूख रहे, पानी बम्बा कहा हमको ठीक है चले जाओ। अपना खाना बनावे लेकिन सौरभ और अनुपमा ये दोनों नंग अवस्था में रहा तो माँ पति देख लेने तो ये सोचन कि हम पकड़ के इनके मुंह में कपड़ा ठोस के वही गिरा देनी न, हल्ला मचा देनी, इनकी रेप कर देने मुच्चू। बस पूरा पाल लोग एकदम टूट पड़े जाकर रात बस आप गैप करे रहे, बहुत मारो इन रात भर और मारा घसीटा घटी से बाहर दोबारे डालो इना के नाम से बोले कि ले मार डालो। सुबोध की मौत के बाद से ही इलाके में कोहराम मचा हुआ है। लोगों के बीच तनाव का माहौल है, जिसको देखते हुए गांव में फोर्स को तैनात किया गया। वहीं पुलिस मेडिकल न कराने जैसे आरोपों को नकार रही। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की गई। थाना सचेंडी के ग्राम दलीपपुर में 5 मार्च 2021 को एक 376 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें सुबोध वाजपेयी नाम के व्यक्ति पर उसी गांव की एक महिला के साथ रेप करने का आरोप था। इस संबंध में घटना के दूसरे दिन गांव वालों ने सुबोध वाजपेयी को गांव के बाहर से कहीं पकड़ करके ला करके थाने पर सुपुर्द किया था, जिस पर पुलिस ने उसका मेडिकल कराया तथा उसे जुडिशियल रिमांड में जेल भेज दिया गया था। आज सुबह जेल में सुबोध की डेथ हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। मृत्यु के सही कारण का पता पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। इस संबंध में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। कानपुर पुलिस पर बार बार लापरवाही बरतने के आरोप लगते रहे और इसका खामियाजा भी पुलिस भुगतती रही, लेकिन बावजूद इसके सुधरने को तैयार नहीं। फिर वो बिकरू कांड हो,
संजीत हत्याकांड हो या फिर कोई और, कानपुर पुलिस की लापरवाही दर लापरवाही लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रही है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पिता एक सर्राफा कारोबारी था, घर पर किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन बेटा कातिल बन बैठा। कत्ल भी किसी और का नहीं बल्कि खुद अपने ही पिता का किया, उस पिता का जो उसकी तमाम हरकतों को नजरअंदाज कर उसे एक अच्छी परवरिश दे रहा था। रिश्तों के कत्ल की यह खबर समाज को भी शर्मिंदा कर रही है। ये रोते बिलखते परिजन, खौफजदा लोग, घर के अंदर हाथों में पिस्टल लिए रेड करती पुलिस की ये तस्वीरें इस घर में पसरे दहशत के आलम को बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि यहाँ किसी बड़े दहशतगर्द ने आतंक मचाया है, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन दहशतगर्दी करने वाला कोई बदमाश नहीं, बल्कि इस घर का वो चश्मो चिराग है जिसे इस परिवार ने बड़े ही नाजों के साथ पाला था। कल युगी बेटे ने पिता को मारी गोली, पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर भी की फायरिंग। खुद को कमरे में बंद कर करता रहा गोलीबारी। मुझे गोली मार देंगे मेरे भी। सिरफिरे ने हत्या और गोलीबारी से किया दहशतज़दा। मामला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का, जहां शनिवार की देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इलाके में रहने वाले सर्राफा कारोबारी विनोद वर्मा के घर के अंदर चीख पुकार की आवाजें आने लगी। लोग मौके पर पहुंचे तो जमीन पर विनोद वर्मा की लाश पड़ी मिली और महिलाएं दहशत और गम में चीख रही थी। लोग विनोद वर्मा को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस लड़के ने जो है शराब के नशे में अपने पिताजी को गोली मार दी, ये हुआ और क्या है। और अब भी नशे में है, अब भी अपने कमरे में बंद है। क्या फायरिंग कर रहा है लगातार? हाँ, पुलिस वाले आए हैं अभी सब, उन्होंने भी खोलने की कोशिश करी, उन पे भी फायर कर दिया है। कितनी फायरिंग हुई है यहाँ पर? करीब 2 या 3 राउंड गोली चला दिए। क्या नाम है भाई का जिनके? किशन गांधी है। दरअसल विनोद वर्मा के बेटे किशन को शराब की गंदी लत है और अक्सर ही वो शराब के नशे में हंगामा करता है। बीती रात भी वो शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा था। इसी बात को लेकर उसका पिता के साथ विवाद हो गया। नशे की हालत में ही किशन अपने कमरे में पहुंचा और लाइसेंसी रिवॉल्वर से पिता पर फायरिंग कर दी, जिसमें विनोद को गोली लगी और वो वहीं पर गिर गए। घर में फायरिंग से कोहराम मच गया। आरोपी बेटे किशन ने खुद को मकान की ऊपरी मंजिल के कमरे में बंद कर लिया। लोग जब आरोपी को पकड़ने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़े तो उसने उन पर भी गोलियां चला दी। दहशतगर्दी की इस खबर के बाद मौके पर पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ पहुंचे। पुलिस की टीम भी जब आरोपी को पकड़ने के लिए ऊपरी मंजिल पर जा रही थी, तब भी फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस फोर्स ने हत्या के आरोपी बेटे किशन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जैसे ही किशन को गिरफ्तार कर ले जाने लगी तो वारदात से नाराज रिश्तेदारों और इलाके के लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस फोर्स को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। थाना ब्रह्मपुरी की घटना है। शाम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है, जिनकी मृत्यु होना बताया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फायरआर्म से उनकी मौत हुई है। इस सूचना पर जब थाना जनकपुरी की पुलिस गई तो प्रथम दृष्टया उस मोहल्ले में जाके घर पे जाके पता लगा कि पिता और पुत्र के बीच में विवाद हुआ है, जिसमें लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चली है और उसके बाद में उसके पिता की मृत्यु हो गई है। हाँ, इसमें समय लगा है। आप लोग मौजूद रहे वहाँ पे, आपको जानकारी है। उसमें समय लगा है क्योंकि बताया जा रहा है उस युवक के पास में एक लोडेड वेपन भी था, तो पुलिस को जो है अपनी और आसपास जो लोग मौजूद थे उनकी रक्षा भी करनी थी। उस सब के तहत फिर जो है रणनीति बनाते हुए और इस पर जो है कार्रवाई की गई है। उस व्यक्ति को जो है मौके पे जाने की कार्रवाई की गई है। परिवार पर तो एक साथ 2 गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ घर में पिता की लाश पड़ी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ कत्ल का आरोप भी घर के बड़े बेटे पर है।
इन हालातों में परिवार ने अभी तक पुलिस को अपना बयान नहीं दिया है। पुलिस को इंतजार है परिवार के बयान और तहरीर का, जिसके आधार पर वो पिता के कत्ल के आरोपी बेटे के खिलाफ कार्रवाई कर सके। मेरठ से सुधीर चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी के साथ हाई अलर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।